Assalamu alaikum dear students. Now I am going to discuss another topic with you that is perfect competition. मैं आपसे जो अब टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर मौजूद होते हैं। बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर्स, कोई भी इंडिविजुअल बायर या सेलर इस पोजीशन में नहीं होता कि वो मार्केट प्राइस को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके या चेंज कर सके। हम देख सकते हैं, देखिए, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर सिंगल बायर एंड सेलर अनएबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। कोई सिंगल बायर या सेलर मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, इंडिविजुअल फर्म हो या फिर कोई बायर हो, वो क्या कर सकते हैं, वो कोई भी क्वांटिटी खरीद सकता है या बेच सकता है एट मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस। मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी के ऊपर। ठीक है, हम इसकी खुसूसियात देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यहाँ पे बेशुमार खरीदने वाले और बेशुमार बेचने वाले मौजूद होते हैं। ठीक है, कोई इंडिविजुअल फर्म या पर्सन, आप कह सकते हैं बायर, वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकता। कोई इंडिविजुअल फर्म अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, उसे मार्केट से प्राइस क्या करनी पड़ती है, टेक करनी पड़ती है। दे आर प्राइस टेकर्स, दे आर नॉट प्राइस मेकर्स। लेट्स से पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ टन्स के हिसाब से वीट प्रोड्यूस होती है, गंदम प्रोड्यूस होती है। इफ समबडी हैव शेयर ऑफ 100 टन्स और 50 टन्स, कोई फर्म 100 टन प्रोड्यूस कर रही है, कोई बंदा 100 टन या 200 टन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो, चूंकि मार्केट में शेयर बहुत कम है, तो वो इस पोजीशन में कभी भी नहीं होगा कि वो अपनी मर्जी से मार्केट प्राइस को चेंज कर सके या मार्केट प्राइस को इफेक्ट कर सके, अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सके। Another characteristic of perfect competition is that they are selling homogeneous products। वो एक जैसी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं, उन सब की प्रोडक्ट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। Their products are identical, their products are close, perfect substitute of each other। उनकी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो एक दूसरे की परफेक्ट सब्सिट्यूट होती हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। आप एक दुकानदार से खरीदें या दूसरे से खरीदें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अगर एक आपको ज़रा सी भी ज़्यादा प्राइस, एक बाय जो कोई फर्म है अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ज़रा सी भी इंक्रीज करेगा, तो उसके सारे के सारे कस्टमर दूसरों की तरफ चले जाएंगे, बिकॉज दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड देयर आर सो मेनी अदर सेलर्स इन द मार्केट एज वेल। So another characteristic of perfect competition is that there is free entry and exit। there are no barriers to entry in the market। मार्केट में जब भी कोई फर्म एंटर होना चाहे हो सकती है, और जब भी वो मार्केट को लीव करना चाहे तो वो लीव कर सकती है विदाउट बियरिंग एनी कास्ट। उसके ऊपर कोई भी कास्ट उसको बियर नहीं करनी पड़ती। उसकी एंट्री कास्ट और एग्जिट कास्ट क्या होती है, बहुत लो होती है या नहीं होती। ठीक है, फ्री एंट्री होती है मार्केट में। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, कोई बैरियर नहीं होते एंट्री पे, तो फर्म्स हमेशा लॉन्ग रन में क्या करती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकती हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती लॉन्ग रन में। क्यों? क्योंकि देखें, अगर मार्केट में शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्रिवेल कर रहा है कि कुछ फर्म्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, तो क्या होगा, इसको देख के, चूंकि एंट्री कास्ट तो कोई भी नहीं है, एंट्री तो फ्री है, तो बहुत सारे और फर्म्स भी अट्रैक्ट होंगी, बहुत सारे और फर्म भी क्या हो जाएंगी, मार्केट में इंटर हो जाएंगी। तो जिससे क्या होगा, जैसे ये वो तब तक इंटर होती रहेंगी जब तक मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं। जैसे जैसे आपको पता है फर्म्स इंटर होंगी मार्केट में, तो क्या होगा, प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ेगी। प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ेगी जैसे जैसे, तो उसकी प्राइस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक मार्केट में को एंटर होने के लिए मजीद कोई भी इंसेंटिव फर्म्स के पास नहीं रह जाते। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बिकम्स वाइप आउट। जब तक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उससे स्वीप नहीं हो जाता, तब तक ये फर्म्स इंटर होती रहेंगी। इसी तरह अगर लॉसेस की कंडीशन होगी तो फर्म्स क्या करेंगी, बहुत सारी फर्म्स लीव कर देंगी मार्केट को, क्योंकि एग्जिट करने की भी कोई खास कास्ट नहीं है। तो क्या होगी, सप्लाई कम होती जाएगी, तो प्राइस उससे इंक्रीज होगी, और क्या होगा, वो वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगी। लॉन्ग रन में फर्म्स हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी। Another characteristic of perfect competition is that there is perfect information to both the parties, whether it is buyer or seller। buyer है या seller है, इन दोनों को क्या होती है, perfect information होती है। buyer को perfect information होती है about the price and about the quality of the product, और इसी तरह seller को perfect information होती है about the
cost of production, about the price of their product, about the quality of their product. So यहाँ पे सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रिवेल कर रही है, दोनों पार्टीज को इक्वल इंफॉर्मेशन है, सो नो वन कैन एक्सप्लॉइट ईच अदर। वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं, दे कैन नॉट एक्सप्लॉइट ईच अदर, यहाँ वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। अगली बात यह है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर या कैपिटल, वो क्या हो सकते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब वो फ्रीक्वेंटली एक यूज से दूसरे यूज में आप उनको ले जा सकते। फॉर एग्जांपल लेबर को अगर एक फर्म में कम सैलरी मिल रही है, दूसरी में ज़्यादा मिल रही है, तो वो फ्रीक्वेंटली उसमें मूव कर सकता है, ठीक है। और इस तरह अगर किसी फर्म को प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो ज़रा सी वेजेस को इंक्रीज करे तो बहुत सारे लेबर उसकी तरफ आ जाएंगे, तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली सप्लाई के बढ़ने से उसकी जो वेजेस होंगी वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी। तमाम तर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। एक और क्रेडिस्टिक जो परफेक्ट कंपटीशन का वो ये है कि फर्म्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। फर्म क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होती है। उनका एम क्या होता है, दे एम्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लें। तो हम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन पढ़ी थी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्म का प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइज होता है, जहाँ पे उसकी मार्जिनल कास्ट, मतलब एडिशनल यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने पे जो कास्ट आती है becomes equal to marginal revenue। वो मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो रेवेन्यू हासिल होता है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते, तब इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पे फर्म क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेती है। बट इसके लिए जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो कट करे वो मार्जिनल रेवेन्यू को हमेशा वो क्या करे, बिलो से कट करे, तो तब वो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होगी। क्योंकि उसके बाद फर्म्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं रहते कि क्योंकि अगर मजीद प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उसकी मार्जिनल कास्ट एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पे कास्ट ज़्यादा आने शुरू हो जाएगी और जो उससे रेवेन्यू हासिल होगा वो कम होगा। तो यही उसका क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। हम इसको मजीद समझते हैं टेबल की मदद से। देखें, फर्म के पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, अगर वो अपने रेवेन्यू के इंक्रीज करना चाहती है तो वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करे। तो दैट इज द ओनली ऑप्शन रिमेन विद द फर्म दैट इट कैन इंक्रीज देयर रेवेन्यू बाय सेलिंग मोर ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जैसे जैसे फर्म अपने यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करती जाती है, तो जितने भी यूनिट्स वो सेल करेगी मार्केट में, तो वो मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस पे ही करेगी, जो कि मार्केट में, चूंकि हमने यहाँ पे कहा था कि मार्केट फर्म्स आर प्राइस टेकर, तो प्राइस मार्केट में अगर 10 चल रही है उस प्रोडक्ट की जो कि फर्म प्रोड्यूस कर रही है, तो हर यूनिट उसे कितने का सेल करना पड़ेगा, 10 रुपीज़ का ही सेल करना पड़ेगा। उसका टोटल रेवेन्यू तो इंक्रीज होगा। देखिए, फर्स्ट यूनिट पे 10 रेवेन्यू, फिर दूसरा यूनिट सेल किया तो 2 यूनिट से उसकी टोटल रेवेन्यू बढ़ के 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। बट उसका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखें, एवरेज रेवेन्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट से हासिल होने वाला रेवेन्यू। देखें, तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू का अगर फार्मूला वाइज भी देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू को अगर हम लोग आउटपुट के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू निकल आता है। यहाँ पे देखें, अगर 30 है हमारे पास, यहाँ पे किसी एक स्टेज पे 30 यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है और जो आपका आउटपुट है वो कितना है, 3 है। 30 डिवाइडेड बाई 3 को 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 20 डिवाइडेड बाई 2 रिमेन 10। तो एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा, इक्वल टू प्राइस रहेगा, ठीक है। इस तरह मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने से जो फर्म को रेवेन्यू हासिल होता है, तो वो क्या कहलाता है, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। तो हर अगले यूनिट को सेल करने से 10 रुपीज ही हासिल हो रहे हैं, तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। अब हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, लॉन्ग रन में, यहाँ पे मैंने लॉन्ग रन जो है जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम डिस्कस किया है फर्म का परफेक्ट कंपटीशन में। लॉन्ग रन में फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। और इसका इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, देखें यहाँ पे इस साइड में मैंने मार्केट की डायग्राम ली। एज वी नो दैट फर्म्स आर प्राइस टेकर, फर्म चूंकि प्राइस टेक करेगी तो ये मार्केट से प्राइस टेक करेगी, और यहाँ पे मैंने फर्म की डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ के आए थे कि एट हायर प्राइसेस देयर विल बी लो क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट, एट लोअर प्राइसेस देयर विल बी मोर क्वांटिटी डिमांड इन द मार्केट। तो ये जहां पे मार्केट और सप्लाई का अपवर्ड स्लोप करेगा, जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्वांटिटी और प्राइस क्या हो जाएगी, मार्केट क्वांटिटी के, मार्केट में इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी या सेल होगी और इतनी प्राइस होगी, ठीक है। अब ये तो मार्केट का डिमांड, जो मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी।
अब यही प्राइस फर्म ने टेक की, देखें फर्म ने यही प्राइस उठाई मार्केट से, जो कि लेट्स से यहाँ पे 10 थी, ये वाली आप एज्यूम कर लें। अब इसी प्राइस पे वो क्या करेगी, जितना मर्जी क्वांटिटी यहाँ पे सेल करे, जितनी ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहे फर्म कर सकती है एट मार्केट प्रीवेलिंग प्राइस। तो इसका जो डिमांड कर्व होगा फर्म का, वो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, तो जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी पे अपना सारा का सारा आउटपुट सेल करेगी, ठीक है। तो अब जैसा कि हम लोगों ने टेबल में भी देखा कि इसका जो डिमांड कर्व होगा, जो इसका एवरेज रेवेन्यू होगा, मार्जिनल रेवेन्यू होगा, और जो प्राइस होगी अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, जितनी मर्जी क्वांटिटी। तो इसका कर्व भी एक ही बनेगा, देखें एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड कर्व, यही इसका जो डिमांड कर्व होगा परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। अब फर्म कहां पे प्रोडक्शन करेगी, जहां पे उसकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होती है, कट कर जाती है मार्जिनल रेवेन्यू के, मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करती है मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो। देखें हम लोग जानते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमारा इस तरह जो होता है, पहले वो थोड़ी सी हमारी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, इंक्रीजिंग। हमने पढ़ा था कि जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है तो क्या होती है, जो हमारी मार्जिनल कास्ट होती है एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट की, वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न में ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। देखिए इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व था ना, ये रेड लाइन, तो इसको मार्जिनल कास्ट कर्व ने कहां पे कट किया, यहाँ पे कट किया, ये दोनों यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल है। तो मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दूसरी बात क्या है, मार्जिनल कास्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, यहां से बिलो से ही मार्जिनल कास्ट कर्व इसको कट कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू को। तो इतनी क्वांटिटी फर्म क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, क्यू नॉट पे प्रोड्यूस करेगी। चूंकि फर्म के पास ये ऑप्शन नहीं मौजूद कि वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सके, तो वो क्या करेगी, उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है टू चेंज इट्स प्राइस। तो व्हाट इट कैन डू, इट रिमेन ओनली वन ऑप्शन, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है, बाय इट कैन ट्राई टू रिड्यूस इट्स एवरेज कास्ट, पर यूनिट कास्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी एज मच एज इट इज पॉसिबल, इतनी कम करने की कोशिश करेगी जितनी पॉसिबल होगी। तो हमेशा लॉन्ग रन में जो फर्म्स होंगी वो अपने एवरेज कास्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन करेंगी। तो ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये एवरेज कास्ट कर्व कहाँ पे मिनिमम होता है, जहाँ पे इसको मार्जिनल कास्ट कर्व हमने पढ़ा भी था कि जहाँ पे जो मार्जिनल कास्ट कर्व होती है वो क्या करती है, एवरेज कास्ट कर्व को कट करती है। तो वहां पे एवरेज कास्ट कर्व क्या होती है, बिलो होती है। तो मार्जिनल कास्ट कर्व ऑलवेज कट्स एवरेज कास्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तो क्या है, फर्म इज एक्सप्लॉइटिंग ऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो बेनिफिट्स होते हैं, जितने भी इसके इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स होते हैं, उन सबको एक्सप्लॉइट कर रही होती है, मीन दैट फर्म्स आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, ठीक है। तो ये तो फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम था। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा अगर फर्म क्या होती है शॉर्ट रन में डेविएट कर जाती है नॉर्मल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ, तो वो वापस कैसे नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आती है, इन लॉन्ग रन में वो कैसे इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगी। तो थैंक्स, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।